गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी। पिछले वीडियोस में हमने साइकोपैथोलॉजी के कंसेप्ट के बारे में, डेफिनेशन, मीनिंग और उसका ओरिजिन के बारे में डिटेल में बतलाया। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी या एब्नॉर्मल साइकोलॉजी का ही रिफाइंड और बहुत ही विस्तृत रूप है, जिसको कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इसमें साइकोपैथोलॉजी में कैसे ये डेवलप हुआ और उसके कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं जिसके द्वारा हम लोग साइकोपैथोलॉजी को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम लोग उसके कंसेप्ट के बारे में अभी जानेंगे और फिर ये जानेंगे कि हम लोग पूर्व में पहले जब साइकोपैथोलॉजी का क्या मीनिंग था या क्या कैसे उनका कौन सा पर्सपेक्टिव में लोग उसको सोचते थे या लेते थे। Concept. Scientists and mental health professionals may adopt different perspectives in attempting to understand or explain the underlying mechanisms that contribute to the development of a psychological disorder. The perspective used in explaining a psychological disorder is extremely important in that it will consist of explicit assumptions regarding how best to study the disorder, its etiology, and what kind of therapies or treatments are most beneficial. Different perspectives provide alternate ways for how to think about the nature of psychopathology. इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स यानी जो क्लिनिशियंस हैं या साइकेट्रिस्ट्स हैं, साइको एनालिस्ट्स हैं, इन लोगों ने इसके साइकोपैथोलॉजी के बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पर रिसर्च किया और उन्होंने ये देखा कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसका अंडरलाइन मैकेनिज़म्स क्या होता है, क्यों इस तरीके का मेंटल डिसऑर्डर्स व्यक्ति में डेवलप कर जाता है। तो इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो कि दोज आर वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और हम लोग ये देखना चाहते हैं उसमें कि उसका डिसऑर्डर का क्या उसका कॉजेज़ क्या है, व्हाट आर द इटियोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट ये कहते हैं जो उसके जो सिम्टम्स हैं, जो कॉजेज़ हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और तब हम लोग ये जानने के बाद डायग्नोज करते हैं कि कौन सा रोग है और उसको किस थेरेपी के द्वारा हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। विच थेरेपी और वे ऑफ ट्रीटमेंट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर सच टाइप ऑफ पेशेंट्स मेंटल इलनेस। तो ये ऑल्टरनेटिव वेज है हम लोग के पास ताकि हम लोग इसको समझ सकें। सुपर नेचुरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत पहले की बात है, काफ़ी प्राचीन प्रथा ये थी। लोग ये समझते थे कि जिन लोगों में मानसिक दुर्बलता होती है या मानसिक डिसऑर्डर होता है, पागलपन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, चाहे वो हल्के प्रकार का हो या जटिल प्रकार का हो, अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व में किसी तरह का परिवर्तन आता है तो दैट इज़ ड्यू टू द सुपर नेचुरल पावर्स, यानी भगवान पनिश कर रहे हैं या अगर कोई गलत काम कर रहा है, अंदर से गिल्टी फील कर रहा है और उसको यदि किसी तरह का प्रॉब्लम आता है या मेंटल इलनेस आता है तो लगता है कि हमको एज अ पनिशमेंट गॉड ने हमें पनिशमेंट दिया। तो ये, या फिर किसी भूत पिशाच डेविल का प्रवेश है उसके अंदर, जिन भूत इन लोगों का प्रवेश है उसके अंदर और वो उनसे गलत काम करवा रहा है। तो ये इन सारे चीज़ों के बारे में पहले लोगों में ये फीलिंग आती थी कि ये सुपर नेचुरल पावर है, कोई ऐसा शक्ति है जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स किसी व्यक्ति के अंदर डेवलप कर रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव था सुपर नेचुरल पावर का। तो इसमें फॉर सेंचुरीज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वेर व्यूड फ्रॉम अ सुपर नेचुरल पर्सपेक्टिव एट्रीब्यूटेड टू ए फोर्स बियॉन्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। इसमें कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं था, बिना किसी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के यहाँ सुपर नेचुरल पर्सपेक्टिव पर लोग समझते थे। दोज afflicted were thought to be practitioners of black magic or possessed by spirits। उनको लगता था कि कोई बुरी आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर गई है या कोई जादू टोना उसके ऊपर कर दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल कन्वेंट्स थ्रू आउट यूरोप इन द 16th and 17th centuries reported hundreds of nuns falling into a state of frenzy in which the afflicted
foamed at the mouth, screamed and convulsed. Convulsion होता था, चिल्लाते थे, चीखते थे, मुंह से झाग निकलता था. इस तरह के sexually propositioned priests and confessed to having carnal relations with devils of Christ. इस तरह की बातें लोग सोचते थे. Although today these cases would suggest serious mental illness, at the time these events were routinely explained as possession by devilish forces. तो ये डेविल का फोर्स या किसी भूत पिशाच का सुपर नेचुरल पावर का फोर्स इन लोग समझते थे कि ऐसा होता है. Similarly, grievous fits by young girls are believed to have precipitated the witch panic in New England late in the 17th century. जो यंग गर्ल्स को जो फिट्स आते थे उसको लोग कहते थे कि ये कोई विच, कोई भूत पिशाच, कोई पिशाचनी उसके अंदर प्रवेश कर गई है और इसलिए वो इस तरह का फिट्स उसके अंदर आ रहा है. Such beliefs in supernatural causes of mental illness are still held in some societies today. For example, beliefs that supernatural powers cause mental illness are common in some cultures in modern day. नाइजीरिया में भी आप कुछ कल्चर या इवन इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, कुछ इलाके हैं जो अभी भी लोग समझते हैं कि भूत पिशाच का प्रवेश यदि किसी व्यक्ति में आता है तो उसे इस तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर आता है और तब भूत झड़वाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं कि इनके ऊपर इस तरह का बुरी आत्मा का प्रवेश है. तो ये आज के साइंटिफिक युग में जबकि साइंस इतना डेवलप कर गया है, फिर भी ये सुपर नेचुरल पर्सपेक्टिव्स को लोग अभी भी समझते हैं कि साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर या साइकोपैथोलॉजिकल डिज़ॉर्डर में ये रीज़न, इसका ये कॉज होता है. तो बिलीफ की बात होती है, कल्चर की बात होती है. तो जो जिस कल्चर में है, अगर वो कल्चर में यही बिलीफ है कि इस कारण से होता है, तो वो प्राचीन युग से चला आ रहा है और आज के मॉडर्न युग में भी विराजमान है. बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर्स. अब हम लोग जैविक आधार को देखते हैं कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसका क्या कहता है. द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्यूज साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर एज लिंक्ड टू बायोलॉजिकल फिनोमेना सच एज जेनेटिक फैक्टर्स, केमिकल इम्बैलेंसेज एंड ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़. देखिए, इसमें क्या होता है कि जेनेटिक फैक्टर्स के चलते भी एबनॉर्मेलिटी उत्पन्न होती है. जैसे कि अगर हम मेंटल डिज़ॉर्डर्स देखते हैं या फिर मेंटल रिटार्डेशन देखते हैं, तो उसमें जेनेटिक फैक्टर्स कई में देखा गया है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स का या जो बायोलॉजिकल इम्बैलेंसेस होता है, जो केमिकल इम्बैलेंसेस होता है, उसके चलते अगर मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है तब भी मेंटल इलनेस या पर्सनैलिटी डिज़ॉर्डर देखा जाता है. ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़, ब्रेन डिज़ॉर्डर जो होता है, ब्रेन में व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन अगर उसके ब्रेन में किसी तरह का एबनॉर्मेलिटी है या फिर अगर वो जेनेटिक है, कुछ उसका बायोलॉजिकल उसकी फैमिली में ऐसा रहा है, फैमिली बैकग्राउंड में, तो भी इस तरह की एबनॉर्मेलिटी दिखी जाती है. तो इट हैज़ गेन्ड कंसिडरेबल अटेंशन एंड एक्सेप्टेंस इन रिसेंट डिकेड्स. आज के युग में भी इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है और कंसिडर किया जाता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर्स. एविडेंस फ्रॉम मेनी सोर्सेज इंडिकेट्स that most psychological disorders have a genetic component. In fact, there is little dispute of some disorders are largely due to genetic factors. तो ये मोस्ट ऑफ द जो मेंटल इलनेसेस होते हैं वो जेनेटिक फैक्टर के चलते होते हैं. अगर जीन्स में एबनॉर्मेलिटी होती है तो आगे की पीढ़ी में भी, पिछले पीढ़ी में अगर ऐसी होती है तो अगले पीढ़ी में भी ये कंटिन्यू होता है. तो ये जेनेटिक फैक्टर बहुत ही एक्सेप्टेबल है, ये सब लोग एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को और ये एक सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर्स माना जाता है. द डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर. इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है, स्ट्रेस मॉडल क्या है. डिस्पाइट एडवांसेस इन अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर्स, द साइकोसोशल पर्सपेक्टिव इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट. साइकोसोशल मतलब कि जो हम लोग समाज के द्वारा जो हमें तरह तरह के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं, जो हम लोग का बिहेवियर में परिवर्तन लाते हैं, उसके चलते भी हमारे अंदर कई बार साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर्स हो जाता है. दिस पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, स्ट्रेस, फॉल्टी एंड सेल्फ डिफीटिंग थिंकिंग पैटर्न्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. इसमें इस पर्सपेक्टिव में हम किस चीज़ पर ध्यान देते हैं या किस चीज़ पर एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग. अगर हमारा लर्निंग प्रोसेस फॉल्टी होता है, अगर हम गलत तरीके से गलत चीज़ों को सीखते हैं
या हमें किसी भी कारण से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जीवित रहना पड़ता है, या हमारे आसपास के वातावरण के द्वारा, या हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस या फैमिली स्ट्रेस, या बहुत तरीके के पर्सनल स्ट्रेस भी होते हैं। इन सारे स्ट्रेस के चलते उसके बाद फॉल्टी एंड सेल्फ डिफीटिंग थिंकिंग पैटर्न्स, ये भी है फॉल्टी थिंक। अगर हम किसी सही चीज़ को गलत तरीके से अगर हम लोग सोचते हैं तो वो फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न में आ जाता है। सेल्फ डिफीटिंग, अपने आप को गलत साबित करने के लिए, या फिर हम लोग गलत तरीके से अपने थिंकिंग पैटर्न्स को देखते हैं। एंड एनवायरमेंटल और सामाजिक जो आसपास के वातावरण है उसके द्वारा उसके कारण जो हमारे अंदर डिज़ॉर्डर्स उत्पन्न होते हैं, उसको हम लोग स्ट्रेस मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर्स कहते हैं। परहैप्स द बेस्ट वे टू थिंक अबाउट साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर्स देन is to view them as originating from a combination of biological and psychological process। तो इसलिए बेस्ट वे जो हम लोग इसको समझते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्यों होता है, तो ये दोनों ही कारण का कंबाइंड रूप है। जैसे बायोलॉजिकल, जैविक भी, जेनेटिक जो फैक्टर्स होते हैं, केमिकल इम्बैलेंस जो अभी हमने आपको बतलाया, और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये दोनों का कंबाइंड रूप कारण होता है किसी भी मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर के लिए। Many develop not from a single cause but from a delicate fusion between partly biological and partly psychosocial factors। ये दोनों का फ्यूजन है, दोनों का मिल के है, कंबाइंड फॉर्म है, बायोलॉजिकल एंड साइकोसोशल फैक्टर्स। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी एक कारण से नहीं होता है, बल्कि अनेक कारण मिल के वो स्थिति उत्पन्न करते हैं। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल integrates biological and psychosocial factors to predict the likelihood of a disorder. The diathesis stress model suggests that people with an underlying predisposition for a disorder, that is diathesis, are more likely than others to develop a disorder when faced with adverse environment or psychological events such as childhood maltreatment, negative life events, trauma and so on। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बचपन में भी अगर चाइल्डहुड मेल ट्रीटमेंट होता है, या फिर नेगेटिव लाइफ इवेंट्स, हमारे ज़िंदगी में कोई ऐसे इवेंट हैं जो कि हमारे ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाले हैं, या कोई ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा या फिज़िकल ट्रॉमा, अधिकतर मेंटल ट्रॉमा का भी प्रभाव होता है। एंड डायथेसिस इज़ नॉट ऑलवेज अ बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी टू एन इलनेस। सम डायथेसिस में बी साइकोलॉजिकल tendency to think about life events in a pessimistic self-defeating way। पेसिमिस्टिक वे में कोई जो जीता है, जिसके अंदर नेगेटिविज्म ज़्यादा होती है, जो लोग अपने लाइफ इवेंट्स को हमेशा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वैसे सेल्फ डिफीटिंग वे से देखते हैं, वैसे लोगों में इस ज़्यादा वनरेबल होते हैं वे लोग कि उनके अंदर इस तरह का, और स्ट्रेस के कारण बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं या केमिकल इम्बैलेंस हमारे बॉडी में हो जाता है, जिसका प्रभाव हमारे मानसिक संतुलन पर भी पड़ता है। समरी के रूप में अगर हम देखें तो साइकोपैथोलॉजी इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग अ प्लेथोरा ऑफ एटियोलॉजिकल theories and perspectives। For centuries, psychological disorders were viewed primarily from a supernatural perspective and thought to arise from divine forces or possession from spirits. Some cultures continue to hold this supernatural belief. Today, many who study psychopathology view mental illness from a biological perspective, whereby psychological disorders are thought to result largely from faulty biological processes. Indeed, scientific advances over the last several decades have provided a better understanding of the genetic, neurological, hormonal, and biochemical basis of psychopathology. The psychological perspective, in contrast, emphasizes the importance of psychological factors, that is, stress and thoughts, and environmental factors in the development of psychological disorder. A contemporary promising approach is to view disorders as originating from an integration of biological and sociological factors. Diathesis stress model suggests that people with an underlying diathesis or vulnerability for a psychological disorder are more likely than those without the diathesis to develop the disorder when faced with stressful events। तो हम लोग समरी के रूप में ये देखते हैं कि साइकोपैथोलॉजी क्या है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और इसमें डिफरेंट थ्योरीज़ और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को मान के हम चलते हैं।
कोई भी एक पर्सपेक्टिव ही संपूर्ण नहीं होता है, ये कम्बिनेशन ऑफ मेनी रीजन्स है। देयर आर सो मेनी रीजन्स जो कि एक मेंटल इलनेस को या मेंटल डिसऑर्डर को जन्म देता है, जिसमें हमारे हिडन कुछ फैक्ट्स होते हैं, हमारे लाइफस्टाइल होती है, हमारे थिंकिंग प्रोसेसेस होते हैं, हमारे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होते हैं, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, हमारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जो केमिकल इम्बैलेंस होता है, और ये सारी चीज़ों को मिलाकर ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की ओर अग्रसर करता है। और ऐसे व्यक्ति जो अपने इन सारे प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर पाते, प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में आती है, परंतु डीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू डील अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए पॉजिटिव माइंड का होना और बहुत ही क्लियर माइंड का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और कॉन्फिडेंस का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यदि कोई व्यक्ति में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं तो वो अपने इन सारे नेगेटिविज़्म को दूर करके और अपने समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता है। नतीजा ये होता है कि वो बिल्कुल अपना मेंटल बैलेंस बरकरार रखता है। परंतु यदि जिस व्यक्ति के अंदर शुरू से नेगेटिविज़्म है और वो पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव सोचता है, तो वैसे लोगों में ये और ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आ जाती है और वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। तो ये हमारे ऊपर, हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी सही होना चाहिए, ताकि हम अपने डिफरेंट जो भी हमारे ये हैं प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम डील कर सकें और उसके साथ हम एडजस्ट कर सकें और हम एक अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।